9 अगस्त सन 2021, 95 वर्ष पहले 9 अगस्त 1925 को खजाना ले जा रही रेलगाड़ी से सरकारी खजाना लूट लिया गया। ये खबर अगले दिन के समाचार पत्रों में प्रमुखता के साथ देश दुनिया के खबरों अखबार समाचार पत्रों में छपी और जल्द ही अंग्रेजी सरकार के सामने एक चुनौती खड़ी हो गई कि इस तरह से सरकारी खजाना लूट करके क्रांतिकारियों ने उनके लिए एक समस्या पैदा कर दी। पूरा विवरण इस प्रकार से है। 9 अगस्त 1925 को सरकारी खजाना लेकर चल रही एक रेलगाड़ी शाहजहांपुर से छूटती है। उसी समय उसमें 10 यात्री सवार होते हैं जो कि अलग अलग डिब्बों में सवार हो जाते हैं। गाड़ी चलती है और लखनऊ से पहले 18 किलोमीटर पहले काकोरी नामक एक स्टेशन पर रुकती है। जैसे ही स्टेशन से गाड़ी छूटती है उसके थोड़ा आगे जाने के बाद ही गाड़ी की चेन खींच करके ट्रेन को रोक लिया जाता है। हर डिब्बे में सवार जो लोग क्रांतिकारी कहे जाते हैं उन्होंने लोगों से कहा, आप लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, आप लोग अपने स्थान पर बैठे रहिए और हम लोग क्रांतिकारी हैं, हमारा काम दूसरा है, मकसद हमारा दूसरा है। गार्ड को डरा करके उसके डिब्बे में रखी हुई तिजोरी को नीचे गिरा लिया गया और तिजोरी के आसानी से न खुलने पर उसको हथौड़ी से तोड़ा गया और उसमें रखे हुए चमड़े के बैगों को खोल करके उसमें से चांदी के सिक्के और रुपए निकाल लिए गए, जो कि कुल मिला करके 18,000 रुपये थे, जो कि उस समय एक बड़ी रकम थी। इससे पहले 8 अगस्त को राम कुमार बिस्मिल, जो कि हिंदुस्तानी रिपब्लिकन एसोसिएशन के सक्रिय सदस्यों में एक थे, शाहजहांपुर में उनके घर में एक मीटिंग हुई जिसमें कि डकैती डालने की योजना बनी। इस डकैती डालने की योजना के पीछे एक तो ये मकसद था कि आतंकवादियों ने क्रांतिकारियों को अपने कार्य के लिए और पिस्तौलें इत्यादि खरीदने के लिए रुपए की आवश्यकता थी। और इसके अलावा एक और बात यह थी कि हिंदुस्तानी रिपब्लिकन एसोसिएशन देश की जनता का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना चाहती थी कि हम देश की आज़ादी के लिए सक्रिय हैं। तीसरा मुद्दा ये था कि प्रथम विश्व युद्ध से पहले महात्मा गांधी से अंग्रेज सरकार ने एक समझौता किया था, जिसके अंतर्गत यदि अंग्रेजी सरकार प्रथम विश्व युद्ध को जीत लेती है तो वो हिंदुस्तान को आज़ाद कर देगी, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध में आज़ादी के बाद भी अंग्रेजी सरकार ने सत्ता भारतीयों को नहीं सौंपी। उसके विरोध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने, इसके प्रमुख उस समय महात्मा गांधी थे, महात्मा गांधी की ही चलती थी, जो वो कहते थे वही तो, उन्होंने असहयोग आंदोलन शुरुआत की। लेकिन वो असहयोग आंदोलन कुछ स्थानों पर हिंसक हो उठा, इसलिए उन्होंने उस आंदोलन को वापस ले लिया, क्योंकि वो हिंसा को पसंद नहीं करते थे, वो अहिंसक थे। उन्होंने कहा, हिंसा किसी भी रूप में मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। इसके विरोध में थी उनका क्रांतिकारियों का यह कहना था कि सविनय अवज्ञा आंदोलन और असहयोग आंदोलन से जो देश में स्वतंत्रता संग्राम के लिए एक लोग जुट हुए हैं, वो इस घटना से मायूस होंगे, इसलिए भी उन लोगों ने इसमें डकैती डाली। इस घटना में एक आदमी को गोली लगने से मृत्यु हुई, जिसका नाम अहमद अली था और जो कि मनमथ नाथ गुप्ता की गोली से गलती से मारा गया था। वो गोली उन्होंने लोगों को सिर्फ मात्र डराने के लिए चलाई थी, ना कि किसी को मारने के लिए। वो व्यक्ति इसलिए मारा क्योंकि वो ट्रेन रुकने से इसलिए नीचे उतरा था कि लेडीज़ कंपार्टमेंट में बैठी हुई उसकी पत्नी सुरक्षित है या नहीं। इस दुर्घटना को अंग्रेज़ हुकूमत ने अपने खिलाफ एक चुनौती माना और इसको डकैती के साथ इसमें जो था हत्या का मुकदमा भी उन्होंने क्रांतिकारियों के ऊपर लागू किया। हिंदुस्तानी रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्यों ने अंग्रेजी हुकूमत को डराने और भारतीय जनता का ध्यान आकर्षित करने और अपने लिए
अस्त्र शस्त्र खरीदने के लिए क्या था। उनका यह भी विरोध था कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस लेकर के अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ बने हुए एक विरोध को कमजोर कर दिया है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में इस कांड को काकोरी कांड के नाम से याद किया जाता है और इस दिन को बड़ी श्रद्धा के साथ से देशवासी याद करते हैं। इसमें जब अंग्रेज पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया तो कुल 40 लोगों को कानपुर, गोरखपुर और आगरा इत्यादि से गिरफ्तार किया गया। इसमें 10 लोगों को इस मामले में सजा सुनाई गई। मुख्य आरोपी को घटना को अंजाम देने वाले जो कि राम प्रसाद बिस्मिल थे, 26 सितंबर 1926 को शाहजहांपुर से, लेफ्टिनेंट अशरफुल्लाह खान को 17 जुलाई 1926 को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया गया और सभी लोगों के ऊपर दिसंबर 1926 तक सभी 40 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया और उनके खिलाफ डकैती और अन्य कई संगीन आरोप लगा करके उनके ऊपर मुकदमा चलाया गया। इस घटना को अंजाम देने वाले चंद्रशेखर आज़ाद भी इसमें थे, लेकिन उनको सरकार ढूंढ नहीं पाई, गिरफ्तार नहीं कर पाई, जिन्होंने बाद में एक मुठभेड़ में, इलाहाबाद पुलिस के साथ मुठभेड़ में स्वयं को जीवित पुलिस के हाथ न लगने देने के लिए खुद को गोली मार दी थी। 6 अप्रैल 1927 को काकोरी कांड षड्यंत्र में कोर्ट ने ट्रायल पर गिरफ्तार लोगों में से राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिरी, ठाकुर रोशन सिंह और अशफाकुल्लाह खान को फांसी की सज़ा सुनाई। अशफाकुल्लाह खान से कोर्ट ने कहा कि यदि वे माफ़ी मांग लें कि उन्होंने ऐसा सिर्फ गलती से और दूसरों के बहकावे में आके किया है, तो उनकी सज़ा में नरमी बरती जाएगी। उनको यह भी आश्वासन देना होगा कि वे आगे से ऐसा नहीं करेंगे और अंग्रेज सरकार की मदद करेंगे। लेकिन खान ने कोर्ट की इस प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया। उन्होंने कहा मुझे मरना मंजूर है। कुछ लोग इसमें सरकारी गवाह बन गए, इसलिए छूट गए, या कुछ लोगों को अलग अलग सजाएं दी गई। काकोरी कांड के आरोपियों के लिए जो डिफेंस कमेटी बनी, उसमें सर्वश्री गोविंद बल्लभ पंत, मोहनलाल सक्सेना, चंद्रभान गुप्ता, गोपीनाथ श्रीवास्तव, आर.एम. बहादुर, B.K. चौधरी, कृष्ण कुमार हजेला प्रमुख थे। इसमें लखनऊ के 2 पहुंचे हुए वकील, एक मिस्टर कुंज बिहारी और दूसरे का नाम मैं नहीं कहीं से खोज पाया, लेकिन जैसा कि पुस्तकों में मिला कि वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के चचिया ससुर से उन्होंने पैरवी करने से इनकार कर दिया था। उसके बाद ये समिति बनाई थी और ये सभी लोग जो थे इस तरह के मामलों में को लड़ने में बहुत ही सक्षम थे और उसके बाद इन्होंने इनका केस लड़ा। इसमें राजनीतिक सपोर्ट देने में पंडित मोतीलाल नेहरू, पंडित मदन मोहन मालवीय, मोहम्मद अली जिन्ना, लाला लाजपत राय, जवाहरलाल नेहरू, गणेश शंकर विद्यार्थी, शिव प्रसाद गुप्ता, श्री प्रकाश और आचार्य नरेंद्र देव ने राजनीतिक रूप से पूर्ण रूप से सपोर्ट किया और कहा कि नहीं, अगर उन लोगों ने ऐसा किया है ठीक है, लेकिन इनको जो है माफ़ी दे देनी चाहिए और आगे की बात आगे देखी जाएगी। अन्य गणमान्य लोगों ने भी वायसराय और अंग्रेज सरकार सम्राट से भी अपील की। अंत में महात्मा गांधी ने भी इस मामले में एक अपील की, लेकिन अंग्रेज सम्राट ने उस अपील को ठुकरा दिया और सजाओं को बदस्तूर जारी रहा। 27 दिसंबर 1927 तक इन सभी 4 लोगों को फांसी पर लटका दिया गया। इस केस के 6 अन्य लोगों को 3 वर्ष से लेकर के काला पानी तक की सजा सुनाई गई। तो इस तरह से ये हमने आपको, मैं अनिल कुमार दीक्षित, जो कि अपने वीडियो दीक्षित जी स्पीक्स के साथ इस घटना को आपके सामने लेकर के आया, यहाँ से अपनी बात ख़त्म करता हूँ और ये कहता हूँ कि इन शहीदों को हम लोग हमेशा याद रखेंगे। और किसी शायर ने कहा है, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे
मरने वालों का बस यही बाकी निशा होगा। जय हिंद। इसी संदर्भ में मैं एक बात आपको और बताना यहाँ पर चाहूँगा कि जब फांसी का समय नज़दीक आया तो उसमें अशफाक उल्लाह खां जो था वो श्री राम कुमार बिस्मिल से मिले तो वो रोने लगे। तो राम कुमार बिस्मिल ने उनसे कहा, क्यों, मरने से डर रहे हो क्या? उसने कहा, नहीं दोस्त, मैं मरने से नहीं डरता, मैं तो इस बात से डर रहा हूँ कि तुम्हारे धर्म में तो पुनर्जन्म की बात कही जाती है। तुम्हारा तो मरने के बाद फिर से जन्म होगा और देश के लिए तुम फिर से काम आओगे, और अगर फिर मरोगे तो फिर से देश के काम आओगे। लेकिन हमारे धर्म में तो कहा जाता है कि पुनर्जन्म होता ही नहीं है, इसलिए मैं खाली एक बार ही देश के लिए मैं अब काम आ सकूँगा। बहुत ही मार्मिक शब्द थे ये, और इसी के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ, समाप्त करता हूँ। बताइएगा कि ये आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, अपने सुझाव देते रहिएगा। धन्यवाद।